So let's start lecture number 5, work energy power. So work energy power में हम लोगों ने देख लिया था work. We have seen the work, which is we have seen the first of all we have seen the interplay between energy की वजह से force की वजह से it will come a displacement की वजह से it will come a work, और work it's a transfer of energy from one system to another system. That is what we have done. और power क्या होती है, कितना fast वो energy transfer हो रहा है from one system to another, we call it a power. वर्क में हमने और प्रिसाइसली देखा, वी हैव सीन द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ वर्क. वर्क किसको कहते हैं, वी हैव सीन इन फिजिक्स व्हाट इज वर्क. देन वी वर वर्किंग ऑन द एनर्जी इन द लास्ट फ्यू लेक्चर्स. हमने एनर्जी देखा, पहले देखा एनर्जी ऑफ मोशन, फिर वी हैव सीन द एनर्जी ड्यू टू द इंट्रैक्शन और द पोजिशन चेंज. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव सीन. इसमें हम लोगों ने देखी टू सेट ऑफ एनर्जी. वन इज काइनेटिक एनर्जी, अनदर वन वी हैव सीन द पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द change in position, and this is the change in motion, which is called a motion energy. For potential energy, it is related with the conservative forces only. Conservative forces हमने देख लिया था, where we have seen the properties of conservative forces. कौन कौन सी forces conservative होती हैं, these are called the energy savers. ठीक है, जब भी ये force होती हैं, if you do a work against these forces, they will store the energy into them, which is called a potential energy. ठीक है, so this is all what we have studied. So today's lecture is being based on potential energy and kinetic energy. ठीक है, इन्हीं दोनों पे बेस्ड है. एंड कन्वर्टिंग ऑफ वन एनर्जी इनटू अनदर व्हेन योर टोटल एनर्जी इज कंजर्व. ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द मैकेनिकल एनर्जी पार्ट. एंड द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी व्हेन द सिस्टम इज आइसोलेटेड एंड देयर इज नो फॉर दिस व्हेन द सिस्टम इज आइसोलेटेड एंड देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, जैसे फ्रिक्शन, एयर ड्रैग, अगर ये सब कुछ भी नहीं है अगर सिस्टम में, देन वी कैन से टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व. एंड द कंजर्वेशन मीन्स एक एनर्जी कम हो रही होगी, दूसरी बढ़ रही होगी. ठीक है, या तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी. सो देयर इज अ इंटरप्ले बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, बट ओवरऑल एनर्जी कंजर्व रहेगी. सो विल सी द कंसेप्ट एंड विल सी दिस कंसेप्ट विद द बेसिकली विद द न्यूमेरिकल. वी आर गोइंग टू go into this concept. And then we are going to study the power. हम लोग we have already discussed. Power is nothing but the transfer of energy, how fast you are transferring the energy. Now the time factor is also come in, कि कितना फास्ट आप कर रहे हैं. अभी तक हम लोगों ने टाइम कंस्ट्रेंट नहीं देखा था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि कितना फास्ट द एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिचुएशन, वन पोजिशन, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम. ठीक है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल पावर ओनली. ठीक है, मैकेनिकल पावर ओनली. एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी कि हाउ मच we are going to study the pump concept, okay, how much work done needs to be done to lift the water and to spray the water through the jet with some velocity. How much work is done, external work is required to pump the water. Okay, so these are the concept is our today's lecture scope. ठीक है, ये हम लोग देखते हैं, but for this you have to go through in depth कि potential energy क्या होती है, and potential energy is be used in conservative forces, and conservative forces only we are going to use it here in the total mechanical energy. ठीक है, so let's begin. सो हमारा पहला है मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन. तो मैकेनिकल एनर्जी हमने देखा था, वी आर स्टडिंग द मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती हैं, द एनर्जी इज इन मोशन एंड द पोजिशन. मोशन हमने देखा था, दिस इज अ काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ एम वी स्क्वायर एंड विच इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव है. दूसरी होती है ड्यू टू द पोजीशन चेंज, इनिशियल और फाइनल. अगर इनिशियल से फाइनल लेके जा रहे हैं, अगर दोनों इनिशियल फाइनल सेम है, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी. अगर इनिशियल से इफ एक्स आई इज दिस एंड एक्स फाइनल, वी आर चेंजिंग द पोजीशन, एंड पोजीशन विच इज अगेंस्ट द conservative forces, we can say its potential energy increases. If it's towards along the side of or along conservative forces, we can say potential energy decreases. ठीक है, these two concepts that we are going to use when we are going to study the mechanical energy. ठीक है, सो एक सिचुएशन देखते हैं. अगर एक बॉडी है, इफ़ द बॉडी इज़ मूविंग, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन इट स्टॉप्स एंड देन स्टार्टेड मूविंग अगेन. ठीक है, दो केस हो सकते हैं. ठीक है, एक ये बॉडी है, ठीक है, वन दिस बॉडी इट इज़ मूविंग
it is already moving with some, we can say with some velocity it is moving. Then after certain point of time it gets stop, velocity gets zero. ठीक है, दो तरीके से इसकी velocity ज़ीरो हो सकती है, या तो इस पोजीशन से, दिस इज़ माई इनिशियल पोजीशन, दिस इज़ माई फाइनल पोजीशन. सो इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में इधर it's two ways we have seen ना. इधर वन इज के दिस वर्क इज़ बिन, ये जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू सम अदर एनर्जी विच इज़ इधर स्टोर्ड इट समवेयर. या तो ये जो इसकी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, और फाइनली कितनी हो गई, मैं ज़ीरो. ठीक है, ये जो हाफ एम वी स्क्वायर की एनर्जी थी, दिस एनर्जी कैन बी इधर इट गेट स्टोर्ड समवेयर, स्टोर्ड, और इट गेट वेस्टेड आउट समवेयर, वेस्टेड आउट. ठीक है, ये दो तरीके हो सकते हैं. ठीक है, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन है, ठीक है, फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन की वजह से स्टॉप हो सकता है ब्लॉक, या तो, और दूसरा क्या है, अगर मेरा यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स की वजह से यहाँ से यहाँ पे द एनर्जी गॉट स्टोर्ड हेयर, और तभी ये स्टॉप होगा. दो चीज़ों के बेस पे स्टॉप होगा, या तो यहाँ पे मेरी कोई कंजर्वेटिव फोर्स है जिसके अगेंस्ट में द मोशन इज हैपनिंग, सो माई energy is getting stored because energy conservative forces are my energy savers. ठीक है, so against the motion, against the conservative force, my motion is happening. So this is my conservative force in this direction, Fs, spring force, or against this motion, against this conservative force, my motion is happening, velocity is in this direction. So I can say after certain time of the time it gets stopped, and all the energy gets stored into the spring, energy stored into this spring. And when after this stopping, then it will come back to its own position at the expense of the energy stored. जितनी एनर्जी स्टोर हुई है वो सारी एनर्जी रिलीज करके इट विल कम बैक. ठीक है, अनदर केस क्या होगा, अगर मेरा फ्रिक्शन होगा यहाँ पे, उस केस में भी क्या होगा, अगर मोशन हो रहा हो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर से, अगर मेरी इसकी यहाँ पे एनर्जी है, आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ द टाइम इट्स एनर्जी, मोशन एनर्जी विल गेट जीरो. सो मूव कर रहा है यहाँ से, मोशन से यहाँ से जीरो हो गया. एक अनदर केस इसमें फ्रिक्शन अगर यहाँ पे, तो फ्रिक्शन के केस में क्या होगा, नो एनर्जी इज गेटिंग स्टोर्ड, ऑल एनर्जी गेट वेस्टेड इन हीट एनर्जी में वेस्ट हो गई इन द एनवायरनमेंट. ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं है, इट विल गेट स्टॉप हेयर, देयर विल नॉट बी एनी फर्दर मूविंग. ठीक है, सो हमारा जो सिस्टम है वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी, इट विल मूव, इट विल गेट स्टॉप जो होगा दो केसेस की वजह से हो सकता है, बिकॉज आवर मोशन इज अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट हमारा मोशन हो रहा है, जिसकी वजह से वर्क डन नेगेटिव है, जिसकी वजह से वो स्टॉप हो गया. बट वो सारा का सारा वर्क डन इट गेट स्टोर्ड इनटू माय पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, और फिर जैसे ही मेरा स्टॉप हुआ, माय पोटेंशियल एनर्जी विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द मोशन एनर्जी, एंड इट विल स्टार्ट अगेन, इट विल स्टार्ट मूविंग. ठीक है, और सेकंड केस है कि वो सारी की सारी एनर्जी मूव हो गई, दैट इज अ नॉन कंजर्वेटिव केस. बट राइट नाउ वी आर स्टडिंग दिस केस, मूव, स्टॉप एंड स्टार्ट अगेन. सो इन दिस केस यू हैव सीन कि हमने देखा यहाँ से, if my spring is there, block यहाँ पे है, and the block move up to this point, that means this is my initial position and this is my final position. यहाँ पे मेरी half mv square velocity है, and here it is zero. So when it is moving from initial to final, my potential energy is increasing and kinetic energy is zero. My final position potential energy is my maximum, you can say, and kinetic energy is zero. ठीक है, maximum potential energy, kinetic energy zero. Initial पे क्या थी मेरी kinetic energy maximum and potential energy is zero. So in both the cases there is no energy loss between them. जितनी की जितनी मेरी kinetic energy थी, it got transferred into my potential energy of the system. There is no energy loss, there is no non-conservative force, कोई non-conservative force नहीं है from where the energy is moving out of the system. So we can say if it's an isolated system, there is no external work done in the system, we can say one energy got transferred into another energy. So जितनी भी मेरी kinetic energy थी, all the kinetic energy first got transferred into potential energy. Now as soon as the motion got stopped, this potential energy will again transfer into kinetic energy. ठीक है, फिर kinetic energy से फिर potential energy, and this is way it is keep on moving. ठीक है, so I can say the overall energy of my system is constant. ठीक है, this is my overall energy which is equal to kinetic energy plus potential energy. So my overall energy of the system is constant. So now we will see कि अगर मेरा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और कोई नॉन कंजर्वेटिव हमने देख लिया, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो मेरा कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा पूरे सिस्टम में. अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सो आई कैन से
कि अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियली है दैट विल ओवरऑल कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, और जो पोटेंशियल एनर्जी मेरी मैक्सिमम हो जाएगी फिर दैट विल अगेन गॉट कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई एक्सटर्नल नहीं है, मेरा एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और एक्सटर्नल और मेरा सिस्टम इज आइसोलेटेड, ठीक है। द हाउ विल सी दैट एनालिटिकली। सो विल अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या होगी? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड वर्क डन बाय अदर फोर्सेस, ठीक है। अदर फोर्सेस में सम एक्सटर्नल फोर्सेस एंड ऑल यू कैन टेक। माय वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हमने देखा था, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज एट द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज माइनस डेल्टा यू। यहाँ पे मेरा आ गया माइनस डेल्टा यू। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय अदर फोर्सेस, माइनस यू से इधर चला गया, टोटल मेरी वैल्यू इक्वेशन बन गई। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्सेस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस change in kinetic energy plus change in potential energy. Now change in kinetic energy and change in potential energy, because ये यहाँ से आप होगा ना change in kinetic energy हो गया और यहाँ से मेरा change in potential energy आ गया. So now change in kinetic energy and change in potential energy is nothing but my change in mechanical energy. Now this can only happen if E is only conserved. E is only conserved when these two things are zero. E is only conserved when this is zero. So if I am having only if delta E is my zero, दैट मीन्स कि जो इनिशियल एनर्जी मेरी जितनी थी उतनी फाइनल। अगर इनिशियल एनर्जी मेरी 100 थी सो फाइनल भी मेरी 100 ही होगी। दिस 100 में प्ले अराउंड होता रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी 30, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी 70, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी 90, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 70, 30 एंड 10, ठीक है। ऐसे इंटरप्ले होता रहेगा बट ओवरऑल एनर्जी विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। वो दो केस में होगा जब मेरी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक भी नहीं होनी चाहिए, दैट मीन फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, ड्रैग नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगी तो क्या करेंगे ना, वो एनर्जी को स्पेंड करेंगे। जैसे मोशन हो रहा होगा, जैसे हमने इस केस में देखा था, मोशन है यहाँ पे, सो इट इज़ मूविंग विद हाफ mv²। यहाँ पे इफ़ इट्स स्टोरिंग, ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है स्प्रिंग से। सो स्प्रिंग की वजह से तो एनर्जी स्टोर होकर रुक गया, प्लस ये फ्रिक्शन की वजह से सम एनर्जी इज गॉट लॉस्ट। फ्रिक्शन के वर्क डन की वजह से सम फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन सम एनर्जी गॉट लॉस्ट। सो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होगी दैट विल नॉट बी कंप्लीट। जो पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें स्प्रिंग एनर्जी स्टोर होगी, दैट स्प्रिंग एनर्जी US the stored will not be equal to half mv². It will not be equal to half mv². This will be lesser than half mv² because some energy got half mv². Some energy got lost here. यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी इसके पाथ में लॉस हो जाएगी. So in that case we can say total mechanical energy is not conserved whenever there is a non-conservative force, or whenever there is an external force, external अगर कोई एक्सटर्नल मेरा वर्क डन है, सो इट इज़ गोइंग टू, अगर इसी सिस्टम में इफ़ इज़ इन दिस सिस्टम इफ़ इट्स हैविंग सम, इट इज़ मूविंग विद हाफ mv², अगर मैं कोई इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा दूँ तो इसकी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इट्स वेलोसिटी इज़ गोइंग टू इंक्रीज, दैट दिस स्प्रिंग इज़ देयर। सो फर्स्ट इट्स वेलोसिटी इज़ गोइंग टू गेट इंक्रीज, सो इट विल गेट पोटेंशियल एनर्जी इज़ ऑल्सो गोइंग टू गेट इंक्रीज। सो ये जो जितनी भी मेरी एक्स्ट्रा वर्क डन आएगा यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स इंटू डी जितना मूवमेंट होगा दैट विल गॉट स्प्रेड इट इनटू माय डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू। इन दोनों में बढ़ जाएगा वो दोनों, ठीक है, इन दोनों में बढ़ जाएगा वो दोनों, राइट। सो कांस्टेंट कब होगी मेरी मैकेनिकल एनर्जी? जब ये दोनों मेरे जीरो हो जाएं, ठीक है। अगर मेरा एफ एक्सटर्नल जीरो है, ठीक है, एफ एक्सटर्नल मेरा कुछ भी नहीं है, इफ माई एफ एक्सटर्नल जीरो देयर इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इन दैट केस मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट। कोई एक्सटर्नल नहीं है बट फ्रिक्शन है, बट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन माई होल काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इनटू माई होल पोटेंशियल एनर्जी। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन माई एनर्जी गॉट लॉस्ट समवेयर इन बिटवीन, ठीक है। सो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। सो जितना भी मेरा डेल्टा, जितना भी मेरा लॉस होगा दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू माय हीट एनर्जी, ठीक है। सो दैट इज़ वन केस। अनदर वन इज मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट इन दैट केस, ठीक है। सो दैट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। इंटरनल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज, ठीक है। सेकेंड केस में क्या होगा मेरा, इफ़ माई एफ एक्सटर्नल इज़ नॉट इक्वल टू जीरो बट माई फ्रिक्शनल फोर्सेस आर जीरो, सो जितना भी मेरा एफ एक्सटर्नल अप्लाई होगा दैट विल बी इक्वल टू माई चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। वो दैट विल बी इंक्रीज, दैट जितना भी मेरा वर्क डन बाय एक्सटर्नल होगा दैट कैन इंक्रीज माई काइनेटिक एनर्जी एंड दैट कैन ऑल्सो इंक्रीज माई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बट इसमें जो एनर्जी लॉस कुछ भी नहीं हो रहा होगा, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज इट बट एनर्जी लॉस नहीं हो रहा होगा यहाँ पे। बिकॉज एनर्जी लॉस क्यों नहीं हो रहा होगा, देयर इज़ नो कंजर्वेटिव फोर्सेज। विद कंजर्वेटिव फोर्सेज आर only the energy spenders, ठीक है। there is will not be any energy loss in this case, okay। so these two cases कि जब मेरा f other नहीं है, only f non conservative है, in that case my mechanical energy
will not be constant, it is keep on decreasing मैकेनिकल एनर्जी. अगर मेरा ये नहीं है केवल वर्क डन बाय अदर फोर्सेस हैं तो दैट विल बी वर्क डन बाय फोर्सेस अदर फोर्सेस इज गोइंग टू इंक्रीज माई काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज माई पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, दोनों का डेल्टा ई बढ़ जाएगा. ठीक है, राइट. सो दिस इज द केस हेयर इन बोथ द थिंग्स. सो now one more concept that we are going to study here, the bound state. We have already seen this binding energy in this concept binding energy हमने इस concept में देखा था जब भी हमारी total energy जो होती है which is less than 0, we can say the system is bound, A is bound to B. A is bound to B, यहाँ से start होके यहाँ तक B is bound to A. अगर ये B है, ये है दो एटम्स है, सो B is bound to A from RB to RA. रेडियस जब इन दोनों का इतना क्लोज, जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा. ठीक है, they are बाउंड टुगेदर. ठीक है, फिर धीरे धीरे इनमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी, बट एक लेवल पे जाके इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी दे विल गेट अ फ्री स्टेट. और ये बीच की स्टेट जो होगी दैट इज़ लाइक इट इज़ नीदर बाउंडेड नॉर इट इज़ लाइक अ सरफेस स्टेट, मतलब बाउंड्री स्टेट. ओके, दैट इज़ ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन द एनर्जी डायग्राम ऑफ अ 2 एटम. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी इट फर्दर हियर. यहाँ पे देखते हैं टोटल एनर्जी इज नथिंग बट माई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वेन एवर माई सिस्टम इज आइसोलेटेड एंड देर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. के वी ऑलवेज नो के इज ऑलवेज पॉजिटिव, के हमेशा पॉजिटिव रहेगा, के हमेशा नेगेटिव, के कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. सो के इज ऑल ई. सो फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी particle in the nature we need to have the total energy is greater than its potential energy. अगर वो नहीं है then the system will अगर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो गई उसकी एनर्जी से देन द सिस्टम विल मर्ज इनसाइड द अदर सिस्टम. सपोज दिस अर्थ इज़ देयर एंड दिस मॉलिक्यूल इज़ देयर. अगर यहाँ पे इसकी टोटल एनर्जी ज़्यादा है दैट्स वाई, यहाँ पे भी ले लो, अगर ऑन द सरफेस इटसेल्फ इसकी टोटल एनर्जी ज़्यादा है दैट्स वाई इट इज़ नॉट मर्जिंग इन टू द अर्थ. ठीक है, अगर इसकी अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी इससे ज़्यादा हो गई इन दोनों टोटल एनर्जी से, सो दिस पार्टिकल विल मर्ज इन टू द अर्थ, सो देर विल नॉट बी एनी एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, सो फॉर द पार्टिकल टू एग्जिस्ट माई energy should be greater than the potential energy. My energy should be greater than the potential energy, then only the particle existence will be there. ठीक है, सेकेंड केस देखते हैं. इफ़ के इज़ पॉजिटिव एंड ई इज़ पॉजिटिव माई ओवरऑल एनर्जी इज़ पॉजिटिव. ठीक है, सो दिस इज़ वन केस. सेकेंड केस इज इफ़ माई ई यू इज़ नेगेटिव, अगर और जो मेरा यू नेगेटिव है, यू नेगेटिव, ये जो यू नेगेटिव है, सपोज दिस इज -100 एंड दिस इज ग्रेटर देन माई +50. अगर मेरी काइनेटिक एनर्जी 50 है तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई मेरी -50. सो इफ़ u is my negative and this u negative is more than the kinetic energy. ठीक है, अगर u negative is more than my kinetic energy then the overall energy is my negative. overall energy negative का मतलब क्या हो गया, this is my bound state. bound state मतलब कि both the two particles are there so they are bound. suppose we are also bound with the earth. ठीक है, we are also bound with the earth. we need minimum amount of energy to get outside of the earth. we are also bound to the earth because our potential energy is negative. so same way if you see the electron moving around the nucleus, so there the electron is in the bound state of that nucleus. so in that case the interaction between nucleus this positive and this electron ठीक है, this electron, तो ये इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है. सो इन दिस केस देयर इज इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन है उसकी जो ओवरऑल एनर्जी है दैट इज़ अ नेगेटिव एनर्जी. तो दैट्स वाई इट इज़ अ बाउंड स्टेट. इट विल नेवर get off from this state. same way satellite is moving around around our earth, so in that case satellite is in the bound state of earth. ठीक है, तो सैटेलाइट्स की जो टोटल एनर्जी होगी, एक तो एनर्जी होगी इसके मोशन की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो वो मूव कर रहा है 12mv², सो इट इज़ ऑल्सो मूविंग ना, सो दैट इज दिस इट इज़ मूविंग. सो वन इज़ 12mv² से मूव कर रहा है, सेकेंड इज इट्स इज this the energy which is attracting it. ठीक है, the energy which is attracting it which is potential energy. This potential energy is nothing but this potential energy will be greater than my kinetic energy and this is my negative potential energy, negative. ठीक है, so जिसकी वजह से my overall total kinetic and total energy will be negative. total energy will be negative. So negative total energy means bound state. So example for that is electron satellite. ठीक है, that is in the bound state. Now we will understand these concepts through if my total energy is constant we'll see what are the forces first. अगर forces मेरी केवल conservative forces हैं and in that case I can say अगर only conservative है कि one energy is अगर the system is isolated, there is no external work done, so we can say
अगर चेंज इन पोजिशन हो रहा है, suppose a block is moving from here to here, so if there is only conservative forces and there is only no and the system is isolated, so these two will get zero, my total energy will get constant. So one energy got transferred into another and another energy got transferred into, so इन दोनों के बीच में जो डेल्टा हो रहा होगा, सपोज काइनेटिक एनर्जी गॉट ट्रांसफर्ड इनटू दिस, सो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूसेस, दिस इंक्रीजेस. अगर ये कम हो रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही होगी. सो बट ओवरऑल एक स्टेज पे देखेंगे, सो टोटल एनर्जी विल ऑलवेज बी कांस्टेंट. सो दिस इज द एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू नाउ अप्लाई, दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई इन द प्रॉब्लम्स नाउ. ओके, so let us see some questions on the application of conservation of mechanical energy. ठीक है, one energy is been transferred into another, motion energy has been transferred into potential energy, और potential energy केवल कब आएगी, conservative forces में. so यहाँ पे देखते हैं एक body है A, it is coming down with but there is a friction, this is not a free surface, this is a rough surface. अगर ये without friction जा रहा है तो mechanical energy is conserved because now मैं यहाँ से यहाँ तक जाने में, so it is टू एनर्जी हो रही होगी ना, एक तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग और इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है. देयर इज़ नो, कितनी एनर्जी कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं इस पर. एक तो फोर्स इस पर म्यू एन लग रहा होगा, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है म्यू एन. ठीक है, फ्रिक्शन एक एम जी लग रहा होगा, एक नॉर्मल वाले का तो जीरो आ जाएगा, एंड इसके ऊपर एक आ रहा होगा, दीज टू, यही दोनों आ रहे होंगे अगर हम, ये दोनों फोर्सेस लग रही हैं. बट जो फोर्सेस है दिस कंजर्वेटिव फोर्स ओनली, इट इज़ गोइंग टू दिस कंजर्वेटिव फोर्स एम जी, इट इज़ this force only which is going to along the direction of motion of conservative force कर रहा है, so इसकी potential energy decrease कर रही होगी. so decrease in potential energy is nothing but, यहाँ पे अगर rest पे है, so it is increasing the kinetic energy because overall energy is constant, no external force, कोई external force नहीं है यहाँ पे system पे, and फ्रिक्शन भी अगर मैं यहाँ पे फ्रिक्शन हटा के मान रहा हूँ, विदाउट फ्रिक्शन कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है. सो यहाँ पे इन दोनों स्टेज पे जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी कांस्टेंट. यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होगी, बिकॉज इट इज़ एट ए हाइट, इट इज़ एट ए हाइट, सो इट मस्ट बी हैविंग द पोटेंशियल एनर्जी. बट यहाँ पे रेस्ट पे है, सो मोशन एनर्जी जीरो है, तो यहाँ इस केस में ओनली पोटेंशियल एनर्जी इज देयर, ओनली पोटेंशियल एनर्जी. और इस केस में यहाँ पे आ गया, सो इस केस में द पोटेंशियल एनर्जी गॉट रिड्यूस एंड इट गॉट पोटेंशियल एनर्जी, इस केस में बी वाले केस में पोटेंशियल, सो बी में पोटेंशियल एनर्जी got reduced and kinetic energy increase. So that is what we have to apply कि यहाँ से यहाँ तक A से B तक आने में कितना पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस किया, जितना रिड्यूस किया होगा वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा, बिकॉज दोनों केस में मेरा ओवरऑल नेट एनर्जी सेम रहनी चाहिए. ये केस है विदाउट फ्रिक्शन. विद फ्रिक्शन में क्या होगा, जो यहाँ पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी, सो पोटेंशियल एनर्जी एट ए, ठीक है, जो भी मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, सो जो भी मेरा डेल्टा डिक्रीज, सो यहाँ से यहाँ तक, सो मे बी मेरा डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, ए से बी में जो भी मेरा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ होगा उसकी वजह से क्या हुआ होगा, एक तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ होगा ए से बी में. ठीक है, प्लस देर इज़ अ लॉस. यहाँ पे 100% ये कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी में नहीं हुआ, इट इज़ नॉट 100%. प्लस देर इज़ अ हीट एनर्जी इंक्रीज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, यहाँ पे कुछ एक एनर्जी हीट एनर्जी में भी गई होगी. सो सपोज पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज हुआ 100, सो काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसमें इंक्रीज हुआ 70 और हीट एनर्जी 30. सो दिस एनर्जी इज नॉट गोइंग टू बी यूटिलाइज, सो दिस इज अ वेस्टफुल एनर्जी, इट विल गॉट वेस्टेड. सो बिकॉज 100 इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ, so mechanical energy is not conserved. Mechanical energy was 100 at this point, so it got converted into 70 only. Mechanical energy is not conserved, so in this case only 70 is being used in the energy of motion. ठीक है, so with friction loss in potential energy, gain in kinetic energy, but it will be lesser speed. इस केस में more speed है, जो कि हमें बताना है कि concept बताना है why it is a lesser speed, why it is a more speed, because there is a heat loss because of friction, there is this external force because of friction, it is going to create a heat loss. This is nothing but my non-conservative force, ठीक है, which is a energy spender. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक पार्टिकल यहाँ पे है विच इज़ ऑन सम इंक्लाइन प्लेन एट ए हाइट एज, और ये के स्प्रिंग फोर्स है. हमें दे रखा है पार्टिकल यहाँ से मूव किया और फाइनली ये जाके किसी पोजीशन पे जाके कंप्रेस करके यहाँ पे रुक गया. ठीक है, दोनों पोजीशन पे यहाँ पे क्या है, इसकी केवल पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी जीरो है. इस केस में भी जाके जब ये रुक गया होगा, यहाँ पे ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी ये जो यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज़ हुई होगी. ठीक है, हाइट डिक्रीज़ हुई है, तो पोटेंशियल एनर्जी विल गेट इंक्रीज because if you do the work in the direction of conservative force, your potential energy decreases because we have seen conservative forces always does at the expense of potential energy. Potential energy यहाँ से at 1 से ये 2 तक potential energy decreases, और यहाँ से ये इसमें क्या होगा,
इसकी स्प्रिंग एनर्जी गॉट इंक्रीज, ठीक है. एंड द टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट बिकॉज द सिस्टम इज आइसोलेटेड, देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, ठीक है. सो वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, यहाँ से यहाँ तक आने में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, 1 से 2 तक आने में पोटेंशियल एनर्जी गॉट डिक्रीज, और ये डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज द मोशन एनर्जी, यहाँ पे मोशन एनर्जी आ गई होगी, और फिर उसके बाद जाके दैट मोशन द कंप्लीट मोशन एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. That complete motion energy, kinetic energy we can say, got transferred into my kinetic energy. So complete, so ये वो होगा decrease in potential energy, पहले increase in kinetic energy हुई है flat surface पे, फिर उसके बाद that increase in kinetic energy will going to increase the, फिर then इसके बाद decrease in kinetic energy is going to increase the spring energy, spring energy, इलास्टिक एनर्जी इसकी इंक्रीज हो गई, स्प्रिंग एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज हो गई, एंड इट इज़ द मैक्सिमम कंप्रेशन टेस्ट डन. ओके, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू. डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, बीच वाला केस हटा सकते हैं यहाँ पे हम. वी कैन कंसिडर दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन, 1 and 2 ओनली. पोटेंशियल एनर्जी, फुल पोटेंशियल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू द इंक्रीज इन द इलास्टिक स्प्रिंग एनर्जी, ठीक है. काइनेटिक एनर्जी इज 0 एट बोथ द पॉइंट्स. ओके, नाउ द थर्ड केस देखते हैं कि एक पार्टिकल है, if it's then there is a spring vertically hanged है, so vertical spring है which is connected with the surface, और एक particle है, if this particle has been dropped here, so we have to find out, it been dropped here, we have to find out the maximum compression in the spring, that is what we have to find out. So when the particle has been dropped here, so क्या हुआ होगा कि the particle will particle की यहाँ पे जब ये drop कर रहा होगा, it must be having potential energy, that potential energy got converted into that potential energy got converted into my spring energy, ठीक है. that potential energy got converted into that decrease in potential energy, जब because it is having some mass, इसकी वजह से it is having the gravitational potential energy, it will keep on decreasing, and it will keep on decreasing, it will falling down, and which is making the spring compress होती जाएगी, ये spring is getting compressed. So spring compress कर रही होगी तो there will be an increase in the spring एनर्जी इंक्रीज कर रही होगी पोटेंशियल एनर्जी के एक्सपेंस पे. पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी के एक्सपेंस पे स्प्रिंग एनर्जी इंक्रीज कर रही है, ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड आउट कि इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, ठीक है. इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब ये नीचे चला गया होगा, फिर ये ऊपर गया होगा, फिर ये ऊपर आके ऐसे जाके एक नीचे जाके ऊपर आके इक्विलिब्रियम पोजीशन ये होगी इसकी, जब mg, ये जब वेट इसका kx0, इसका जो स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग फोर्स आएगा एट सम x0, जब ये x0 पे जब एट दिस एक्सटेंशन x0 compression, at this x0 compression, it is going to hold the weight of mg. So this is my kx0 is equal to mg is my equilibrium position, ठीक है. But when it is going to get dropped, it will fall up to a level, it will not get stop at this point, equilibrium पे stop नहीं होगा ये. Why it is not going to stop at equilibrium? Because when it reaches up to this point, it is having some kinetic energy which is keep on some motion energy होगी, जिसकी वजह से it will keep on moving, जो कि इसकी पोटेंशियल इसकी और इलास्टिक एनर्जी बढ़ाता जाएगा स्प्रिंग की, ठीक है. मैक्सिमम पॉइंट इसका यहाँ पे आ जाएगा. सो वी हैव टू फाइंड दैट मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है. सो वी कैन से the decrease in my decrease in potential energy is equal to increase in my elastic spring energy. Decrease in potential energy मेरा कितना हो गया, suppose it dropped from here to up to this point, ठीक है. it dropped from here to here, ठीक है. and this is my equilibrium point x0, ठीक है. it dropped from this point to maximum point, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया mg x max. और compression कितना हो गया इसका, compression will be यहाँ से ड्रॉप करना शुरू किया एंड इट गोज अप टू है, सो एक्स मैक्स इज द कंप्रेशन हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर, ठीक है. सो एट दिस पॉइंट बी दिस इज माई so with this x max cancel, I got the value of x max x 2 mg by k, ठीक है. 2 mg और x0 कितना था मेरा, x0 is my mg by k. so maximum compression आएगा इसमें, it got up to 2 times of that equilibrium position. ये यहाँ से ड्रॉप करके ये यहाँ तक पहुँचेगा तब होगा, और इक्विलिब्रियम पोजीशन इसकी ये वाली होगी, ठीक है. राइट. और अब बताना है मेरे को कि जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तब इसकी ऊपर की साइड में कितनी एक्सेलरेशन होगी इस ब्लॉक की, ठीक है. सो जब ये इस ब्लॉक इस पॉइंट पे होगा 2 पॉइंट पे, इट मस्ट बी हैविंग द kx max in this direction and mg is in this direction, और इट इज मूविंग विद, मेरे को एक्सेलरेशन बतानी है. सो व्हाट विल बी द इक्वेशन, kx max minus mg
इज इक्वल टू माई एम ए, ठीक है। एक्स मैक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, दिस एम जी बाई के, विल पुट द वैल्यू ऑफ एक्स मैक्स हेयर एंड वी कैन गेट द एक्सेलरेशन वैल्यू हेयर, कि जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन पे होगा what will be its acceleration at the maximum compression. Okay, this is what we have to find it in this question, right? So अगर मेरे पास ये यहाँ तो जस्ट ये जहाँ तक कंप्रेशन, जहाँ तक इसकी लेंथ है स्प्रिंग की, वहाँ से इसको ड्रॉप किया था एम को, ठीक है। अगर मैं इसको सम हाइट से ड्रॉप करूँ, ठीक है, रादर देन दिस कंप्रेशन, सो दिस इज़ माई नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, ये नेचुरल लेंथ है, बट ये यहाँ पे जाके इक्विलिब्रियम पे आएगा, ठीक है, थोड़ा कंप्रेस होके। बट मैंने क्या है इसको वी जस्ट इसके बिकॉज इट्स बीन पुश्ड हेयर, इट्स बीन ये जब यहाँ पे इसको ड्रॉप किया होगा इट विल गो अप टू दिस लेवल, जब तक इसकी whenever it will go up to this level. So we have calculated this x max level. Now another case है, इसमें क्या है, मेरा मास जो है it will falling from some height h rather than this natural length की height से it will falling from some height h m. तो यहाँ पे क्या होगा ना, इसकी यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर मेरा हाइट ये है, दिस इज़ माई h, यहाँ पे मेरा h है, तो इसकी नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज़ हाई, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज़ हाई, सो नाउ डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाई, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जब यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा, तो दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज इन, जो यहाँ पे मेरा इंक्रीज इन स्प्रिंग एनर्जी होगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा, वो भी ज़्यादा हो जाएगा। सो यहाँ पे दैट इज़ व्हाट वी हैव टू अप्लाई। सो माई पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कितना होगा, एम जी इंटू यहाँ से, सपोज ये यहाँ पे था और ये मैक्सिमम कंप्रेस ये यहाँ से ड्रॉप होके केम डाउन अप टू दिस लेवल, और ये मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया इसमें, ठीक है। सो ये यहाँ से 1 से लेकर 2 तक आने में इसका डिक्रीज़ कितना हो गया, दिस इज़ माई एच, ठीक है। ये नेचुरल लेंथ से इसका कितना डिक्रीज़ होगा, एक्स मैक्स, ठीक है, एक्स ये हो गया एक्स, ये हो गया एच। सो एम जी एच प्लस एक्स दैट इज़ अ डिक्रीज इन पोटेंशियल जी इज इक्वल टू एम जी एक्स हाफ के एक्स स्क्वायर इज माई स्प्रिंग एनर्जी, ठीक है, दैट इज़ अ इंक्रीज इन द स्प्रिंग एनर्जी। So we have got a equation in quadratic equation in x, we can solve it and find the value of x, ठीक है। That is the case where potential energy got converted into, यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ से मास आया है, गिरा है, यहाँ पे क्या है, मास को मैंने एक सर्टेन हाइट से गिराया है, सो यहाँ पे इसकी और ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्रेशन और ज़्यादा हो जाएगा। This is only the difference between these two cases. Okay, so we'll move on to our next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मेरा एक बेंच पे दिस चेन इज़ देयर, ठीक है, इसका L बाय एल सम पार्ट ऑफ द लेंथ इज़ बिन हैंगिंग। मुझे बताना है कि व्हेन द कंप्लीट चेन इज़ नाउ ऑन द फॉलिंग स्टेज, व्हेन कंप्लीट स्टेज जब गिर गई है पूरी की पूरी चेन, यहाँ पे कोई भी नहीं है सरफेस पे, व्हेन दिस चेन इज़ देयर व्हाट इज़ माई velocity at that point, what is my velocity when the chain leaves the surface, that is what we have to do. So इसमें क्या हो रहा होगा, अगर हम देखें एनालाइज करें सिस्टम को, कि सिस्टम पे इट मस्ट बी हैविंग सम पोटेंशियल एनर्जी, हर एक पूरी इस चेन की इट्स हैव सम पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस आल्सो हैव सम पोटेंशियल एनर्जी। सो ये जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट पोटेंशियल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड ओनली इनटू kinetic energy. There is no external and no conservative, we are not having the friction, smooth surface है। so the complete potential energy जितनी भी इसकी height पे रखी हुई है that got converted into my kinetic energy. so that is what we have to find out the potential energy, कि potential energy में कितना डिक्रीज हुआ, कितना फॉल डाउन हुआ potential energy में। सपोज इस पॉइंट पे अगर मैं दिस पॉइंट इफ आई टेक इट एज अ जीरो पोटेंशियल, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इट इज़ सेंटर ऑफ दिस कितना हो गया, इसका कंप्लीट लेंथ हो गई इसकी एम बाई सपोज मास इज एल, एम बाई एल इंटू इतने की लेंथ इतना कितना होगा, एल बाई एन, ठीक है। ये इसका मास हो गया इतने वाले पोर्शन का, और इसके हाफ पे होगा, सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट लगा लिया, इसके हाफ पे हमारा इसको कंसिडर कर लिया कि पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास इसके हाफ पॉइंट पे लाई करेगा, ठीक है, हाफ पॉइंट पे। सो एल बाई 2n, ठीक है, एल बाई 2n इज द, इसके सारी की सारी मास इस पॉइंट पे लाई करेगा। सो इसकी पोटेंशियल एनर्जी विल बी अवे फ्रॉम द, यहाँ से कितना दूर है, माइनस यहाँ से कितना दूर है, दिस इज माई बेस पॉइंट, यहाँ से 0 पॉइंट है, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी मेजर कर रहे हैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इससे इतना नीचे है, दैट इज नाउ वी कैन से माइनस साइन, ये मेरा हो गया मास इसका इंटू जी, और इसका L/2 इसके सेंटर पे नीचे है इससे, ठीक है, और ये मेरा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल आ गई। फाइनल कितनी होगी, जब ये सारी की सारी चेन मेरी हैंग कर जाएगी, दिस इज एट दिस पॉइंट आई हैव टू फाइंड आउट माई V। सो दैट मीन्स इसका सेंटर पहले जो इतने पोर्शन के सेंटर पे था, अब ये पूरी की पूरी चेन के सेंटर पे आ गया, ठीक है, अब ये यहाँ पे आ गया। अब जो ये कितना फॉल डाउन किया, पहले L/2n था, वहाँ से फॉल डाउन करके इट फॉल डाउन टू L/2, ठीक है, L/2 फॉल डाउन। नाउ अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इस चेन की, इस वाले चेन की, इसकी कंप्लीट मास इंटू जी
इनटू कितना सेंटर ऑफ मास पे L/2 पे वी कैन से द चेन द होल मास विल बी लाइंग एट L/2 माइनस, ऊपर से देख रहे हैं हम लोग, सो माइनस, ठीक है। सो नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया मेरा, दिस initial minus final change in potential energy, so we can say this minus this is equal to nothing but my half m v square, ठीक है, half m v square, everything is known here, mgl here also we can calculate the value of v, ठीक है, m से m cancel हो जाएगा दोनों साइड and we can calculate the value of v from here, so that will be the velocity of my chain when the whole chain just fall from the table, right। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस फिगर ए ब्लॉक इज शोन ऑफ हैविंग द मास m अटैच टू द स्प्रिंग, ठीक है, ये स्प्रिंग से अटैच्ड है, ये वाला मास, छोटा वाला मास स्प्रिंग से अटैच्ड है। द अनदर मास ऑफ 2m हैज़ बीन प्लेस्ड ओवर इट, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसके ऊपर प्लेस किया, सो दैट मीन्स इन दोनों का मास जो होगा 3mg शुड बी, ये प्रेस करेगा इसको, दैट इज इक्वल टू kx, ठीक है, इसके ऊपर kx ऊपर लग रहा होगा फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू kx, सो इनिशियल कंप्रेशन इस पर ही आ जाएगा। that the block are pushed down so that the compression in the spring further to this, तो ये वाला ब्लॉक जब इसको पुश करके एक पर्टिकुलर ऑलरेडी ये पुश होकर नीचे आ गया होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन के, उसके बाद फिर फर्दर इसको बोल रहे हैं कंप्रेस कर रहे हैं विद सम एक्सटर्नल फोर्स, और ये कंप्रेस होके इतना और कंप्रेस कर दिया 9mg/k, ठीक है, इतना और कंप्रेस कर दिया 9mg/k और फिर रिलीज़ कर दिया। दैट मीन्स जब हमने कंप्रेस किया होगा तो मेरे स्प्रिंग के अंदर पहले तो ये जब दोनों मेरे कंप्रेस करके, पहले तो इनिशियल पोजीशन इज़ दिस पोजीशन, इसके बाद कंप्रेस करके इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन आई होगी, दिस माय इक्विलिब्रियम पोजीशन, फिर उसके बाद और फर्दर कंप्रेस किया मेरी फाइनल पोजीशन, इस पोजीशन पे माय काइनेटिक एनर्जी गॉट स्टोर्ड इनटू माय काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई, मेरी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है सारी इसके अंदर, अगेन नो एक्सटर्नल फोर्स एंड देर इज़ नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसकी वजह से मेरी एनर्जी रिलीज़ हो रही होगी, ठीक है। सो वी कैन से कि यहाँ पे सारी की सारी जो भी होगी एनर्जी इट गॉट स्टोर्ड इनटू दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, और जब सिस्टम रिलीज़ करेंगे तो ये सारी की सारी जो भी एनर्जी इसमें स्टोर हुई होगी स्प्रिंग में पूरे के पूरे कंप्रेशन की वजह से, एक तो ये कंप्रेशन की वजह से प्लस जो इक्विलिब्रियम कंप्रेशन की वजह से जितना भी मेरा स्प्रिंग कंप्रेस हुई होगी वो सारी की सारी रिलीज़ करेगी, एंड दिस ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दोनों ब्लॉक ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेंगे। फिर मेरे को पता है एट वॉट हाइट above the position of the release that the block of mass 2m will lose the contact with the another mass, so ये कितनी हाइट पे जाके दूसरे से मास को लूज़ कर देगा। सो इसके अंदर क्या होगा, पहले तो ये मेरी सपोज करो ये मेरी नेचुरल लेंथ है, ठीक है, इसके बाद मैंने ये मेरी नेचुरल लेंथ है, इसके बाद मैंने मास रखा, जब इसमें मास रखा तो इसका थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है, अब मेरी यहाँ पे आ गई ये थोड़ा नीचे आ गया, ये मेरी हो गई बिकॉज ऑफ दिस वेट, दिस इज़ माई इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये मेरी इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब उसके बाद मैंने और कंप्रेस कर दिया, नाउ इट इज़ एट दिस पोजीशन, ठीक है, ये दोनों मास मेरे इस पोजीशन पे आ गए एट सम मोर कंप्रेशन, ठीक है, ये थर्ड पोजीशन आ गई। जब ये नाउ मैंने रिलीज़ किया इट विल कीप ऑन मूविंग, इस पर फोर्स इधर लग रही होगी बिकॉज ऑफ कंप्रेशन, इट विल कीप ऑन मूविंग, बट नीचे वाला ब्लॉक है इट इज़ ऑलरेडी अटैच टू दिस स्प्रिंग, तो ये मैक्सिमम कितना जा सकता है, ये मैक्सिमम जब अपनी नेचुरल लेंथ पे पहुँचेगा, ये दोनों जब ये अपना नेचुरल लेंथ पे पहुँचेगा, ये वाला ब्लॉक और ये स्प्रिंग ये अपना नेचुरल लेंथ पे पहुँच गए, जब ये ऊपर जा रहे हैं इन दिस डायरेक्शन, उसके बाद ये वाला जो ब्लॉक होगा इट इज़ फ्री टू मूव बट इट इज़ नाउ हैविंग द कंस्ट्रेंट, ये वाले में कंस्ट्रेंट आ जाएगा, इस पर kx लगने लगेगा नेचुरल लेंथ के बाद, जैसे जैसे नेचुरल लेंथ तक तो पहुँच गया, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी, अपना नेचुरल लेंथ तक पहुँच गया, फोर्स डिक्रीज होकर 0 हो गई नेचुरल लेंथ पे। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे अगर ये स्प्रिंग और स्ट्रेच होगी, इसके बाद अगर ये स्प्रिंग मेरी और स्ट्रेच हो गई, स्प्रिंग गॉट स्ट्रेच फर्दर, दैट मीन्स this block is now having the kx in this direction, but this block is not having any force, it will free to move in this direction, so as soon as we reach the natural position, नेचुरल पोजीशन पे जैसे ही पहुँचेंगे, ये अपना नेचुरल पोजीशन पे स्प्रिंग पहुँचेगा, ये तो अटैच रहेगा स्प्रिंग से, ठीक है, और ये वाला ब्लॉक 2m वाला इट विल फ्री टू मूव, ठीक है, 2m will free to move, that is what we have to see at what height from the position of the release the 2m block will at a natural length height, ठीक है, at the natural length height we have the 2m block will lose the contact। अब मेरे को बताना है maximum height attained by the 2m block, so if I know the speed of the 2m block at the natural length, जब ये ऊपर जा रहा होगा, if I know the speed of this natural length, दोनों की स्पीड सेम ही होगी, इसके बाद ये 2m की जब मेरे को स्पीड पता लग गई, I can find out now it will move in the free fall, it will be a motion under the gravity only, so from there we can find out v square is equal to u square plus 2s, यहाँ पे मेरे को इनिशियल वैल्यू पता है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, जी आ जाएगा माइनस, और ये मेरे को इनिशियल वैल्यू यहाँ से मेरा v निकल जाएगा, ये मेरा 0 हो जाएगा मैक्सिमम के लिए, तो मेरी फाइनल
जो हाइट आएगी, हाइट आई कैन राइट आउट यू स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। अब ये मेरे को निकालना है बस यहाँ पे, एंड दिस वी कैन फाइंड आउट with the conservation of mechanical energy. One energy got transferred into another. From this we can find out this. So now we'll find out this thing. Okay, so this is what we have written it here. So पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल ली इसने कि दोनों का ब्लॉक का वेट it's because of the my compression with initial compression is x naught which is handling both of the weight. So kx naught is my 3mg. So इसकी वजह से मेरा initial compression आ गया मेरा जो equilibrium position पे x naught. उसके बाद मैंने 9mg और किया. So that means 3 into 3, so 3x naught और compress कर दिया, ठीक है, 3x naught, 9mg और compress किया 3x naught. Now इसके अंदर मेरी total potential energy कितनी स्टोर हो गई होगी, यहाँ से यहाँ तक में पहले स्टोर होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक में स्टोर होगी. सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी विल बी स्टोर्ड इज टोटल यहाँ से नेचुरल लेंथ से यहाँ तक का कितना हो गया मेरा 4x नॉट, ठीक है. और स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2 k 4x नॉट का होल स्क्वायर. दैट इज माई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनटू दिस पॉइंट. अब यहाँ से टोटल एनर्जी विल गॉट हेयर, यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ कर रही होगी दोनों ब्लॉक की, प्लस काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ कर रही होगी. और ये पूरी की पूरी एनर्जी गॉट जब ये यहाँ से x नॉट से नेचुरल लेंथ पे आ गया होगा अपनी, नेचुरल लेंथ पे जब ये आ गया होगा अपनी, सो एट दैट पॉइंट द कंप्लीट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग गॉट कन्वर्टेड इनटू माय पोटेंशियल एनर्जी इन काइनेटिक एनर्जी. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर. हमने यहाँ पे लिखा है अपर ब्लॉक विल लूज द कॉन्टैक्ट व्हेन द स्प्रिंग एक्वायर्स इट्स नेचुरल लेंथ. वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. टिल द नेचुरल लेंथ बोथ विल मूव विद द सेम वेलोसिटी, ठीक है. उसके बाद नेचुरल लेंथ के बाद इस पे नीचे kx लगने लगेगी, इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, सो इट विल मूव नेचुरली, ठीक है. इसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो हो जाएगी और ये विल लूज द कॉन्टैक्ट. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द v नॉट. And but after the elongation, after that further elongation, kx naught will slow down. That is what we have studied. Kx will slow down this m, and but m will have no restoring force, so and will move with the same velocity. M will move with the same velocity. 2m will move with the same velocity. So therefore this 2m will move with the same velocity, but this will have the restoring force here kx. So इसकी velocity will start reducing. M की velocity will start reducing, ठीक है. बट इसकी 2m की velocity will be v naught only. It will now be free fall. Okay, so now we have understood the concepts, we have analyzed the whole situation. Now we'll apply the concept. So यहाँ से यहाँ के बीच में मेरे को कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगानी है. यहाँ पे कितना एनर्जी स्टोर थी मेरी 1/2 k 4x, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना कंप्रेशन हुआ 4x स्क्वायर. यहाँ से अब रिलीज़ करके मेरा यहाँ पे कितना हो गया, मेरा हाइट कितना हो गया, पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट वील फाइंड आउट द टोटल पोटेंशियल एनर्जी मास इनटू यहाँ से यहाँ तक कितना हाइट रेस किया 3 + 4, ठीक है, 4x 3mg 4x नॉट. दिस इज माई पोटेंशियल एनर्जी गेन. काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 3m दोनों का मास इंटू वी नॉट स्क्वायर. सो यहाँ से मेरा वी नॉट निकलेगा, वी नॉट से निकला, वी नॉट पे मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी h = वी नॉट स्क्वायर. वी नॉट यहाँ से वी नॉट स्क्वायर ही निकाल लेंगे हम लोग, वी नॉट स्क्वायर निकाल लेंगे, इसको इधर ले आएंगे एंड इसको m से डिवाइड कर देंगे. x नॉट की वैल्यू यू कैन पुट द x नॉट वैल्यू 3mg/k, ठीक है. यहाँ से v नॉट की वैल्यू निकाली, वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे डाली, वी गॉट द वैल्यू ऑफ h, ठीक है. सो हमारे दोनों आंसर आ गए, मैक्सिमम हाइट भी आ गई इससे, एंड वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ कि किस पॉइंट पे जाके दे विल लूज द कॉन्टैक्ट. ओके, सो बोथ वी हैव कैलकुलेटेड. सो नेक्स्ट वील मूव ऑन टू अनदर सिचुएशन. इस सिचुएशन में क्या कह रहा है, एक स्केट बोर्डर है, इट इज़ मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी. इसके पास यहाँ पे इनिशियल मोशन एनर्जी है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है इन द हॉरिजॉन्टल सेक्शन. दिस इज हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ द बोर्ड एंड देन इट इज स्लांटिंग. इसका स्लांट स्टार्ट हो गया अपवर्ड बाय 60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल एट इट्स एंड्स, ठीक है. यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है, ठीक है, यहाँ से 60 डिग्री स्टार्ट है, ये धीरे धीरे इसका स्लोप इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री हो गया, विच इज़ 4.5 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है. ये मेरे को 4.5 मीटर अबव द ग्राउंड दे रखा है. व्हेन ही लीव्स द ट्रैक ही फॉलोज द करेक्टरिस्टिक पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है. इसके बाद व्हेन दैट मीन्स यहाँ से यहाँ पे इट इज़ मूविंग विद दिस वेलोसिटी. यहाँ से कुछ वेलोसिटी चेंज हुई होगी इसकी, बिकॉज सम वेलोसिटी गॉट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज कुछ हाइट पे गया है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ चेंज हुई होगी. इसके बाद इस वेलोसिटी स्टार्टेड डूइंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है. वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाइट विच इट राइजेस. तो यहाँ पे मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी से ये वाला कंपोनेंट निकालूंगा v sin थीटा, और v sin थीटा से आई कुड एबल टू फाइंड आउट माई मैक्सिमम हाइट विच इज़ माई u²/2g, ठीक है, uy²/2g, ठीक है. दैट इज़ माई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माई हाइट. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन.
ठीक है। सो पहले 1 और 2 के बीच में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, विल अप्लाई द मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ पे वेलोसिटी निकालते हैं। आप वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो देयर, बट वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सो वी आर अप्लाइंग दैट राइट नाउ। सो पहले हम लगाते हैं 1 और 2 के बीच में टू गेट द स्पीड एट 2, देन 2 और 3 के बीच में लगाएंगे। सो लेट अस अप्लाई। सो यहाँ पे कितनी थी मेरी, हाफ एम, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी, नो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी, नो पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी इज दिस इज इक्वल टू ये इनिशियल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू माय कुछ एक काइनेटिक एनर्जी में और कुछ पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी कितना गेन हुई इस ये पूरे जो कन्वर्ट हुआ, एम जी इंटू दिस इज माई हाइट, और रेस्ट माई काइनेटिक एनर्जी इज स्टिल देयर बिकॉज द वेलोसिटी इज देयर, सो रेस्ट इज वेलोसिटी। इसको सॉल्व किया, मेरे को 5 वैल्यू पता है, एम कैंसिल हो गया एंड वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ दिस। वी सॉल्व दिस, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ वी एस 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वी की वैल्यू आ गई मेरी 4 मीटर पर सेकेंड, राइट, दिस माई 4 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे को बतानी है यहाँ से यहाँ पे लगाते हैं, 2 से 3 पे लगाते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो मेरी हाइट भी आ जाएगी, वी कैन अप्लाई दैट, और वी कैन अप्लाई दैट आर फॉर्मूला, दैट ऑल्सो वी कैन अप्लाई, बट वी आर गोइंग टू अप्लाई, ऐसे भी कर सकते हैं, वी मेरा आ गया, वी वाई करके वी कैन गेट द मैक्सिमम हाइट, बट विल अप्लाई द 2 और 3 के बीच में भी अब वर्क एनर्जी, ओ सॉरी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। तो यहाँ पे मेरी कितनी है, दैट इज़ माई हाफ एम मोशन एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, दैट विल कन्वर्ट इनटू माय पोटेंशियल एनर्जी। और जो मेरी यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी एट 0.3, इट इज़ ओनली द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मीन्स वी कॉस 60 डिग्री, केवल ये वेलोसिटी होगी यहाँ पे मेरी, ठीक है। सो वी हैव डन दिस, इनिशियल मोशन एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू माय एम जी इंटू एच, जितनी ये हाइट रेस किया, प्लस दिस इज माय एनर्जी एट दिस पॉइंट 3, एनर्जी कितनी हो गई 4 cos 60 डिग्री, ठीक है, 4 cos 60 डिग्री, बिकॉज at point 3 my only horizontal vx component will be there, vy component will be 0, so this is my horizontal component. So from here everything is known, every m से m cancel, h we can calculate, okay, from here h we can calculate, right। next question देखते हैं। एक हेमिस्फेयर है मेरा और उसके ऊपर 2 बॉल थ्रू द स्ट्रिंग इज बिन अटैच्ड, ठीक है, ये m1 m2 बॉल्स हैं, इट बिन अटैच्ड विद अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इन द अपोजिट पॉइंट, horizontal diameter, there is a smooth surface, so there is no friction, no non-conservative force, we have to find out the radius इसका r है। if m1 is released, find the if m1 is released, we have to find the speed at an angular angle theta, so I have to find out the speed as a function of theta, ठीक है। अगर ये m2 यहाँ पे पहुँच गया, so this is theta and this will fall down up to here, so ऐसे होगा ना सिचुएशन, m1 will fall down and m2 will reach up to here and this will be my m1, ठीक है, ये वाली सिचुएशन होगी and this is my theta, मैं थीटा, मुझे r थीटा, दिस माई थीटा। सो नाउ आई हैव टू फाइंड आउट, सो इस केस में क्या हो रहा है कि m1 जो है इट इज़ डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी हो रही है इसकी, और m2 की इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हो रही है, प्लस देर इज़ अ वेलोसिटी ऑल्सो, दोनों में वेलोसिटी भी आ रही है, दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी बिकॉज देर इज़ अ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ठीक है। सो इस पोजीशन में क्या हो रहा होगा, ये पोजीशन होगी कि m1 नीचे आ गया होगा, m2 पर आ गया होगा, ठीक है, और इस पोजीशन पे इसके पास भी वेलोसिटी होगी, इसके पास भी वेलोसिटी होगी, दोनों में मोशन एनर्जी आ गई होगी और दोनों की वेलोसिटी सेम होगी बिकॉज इट्स एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या होगा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ की है, इसकी इंक्रीज़ की है, सो ओवरऑल क्या होगा, इस डिक्रीज इन दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस देयर इज अ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस, ये 3 चीज़ें हो रही होंगी विद द डिक्रीज ऑफ द एट द एक्सपेंस ऑफ दिस डिक्रीज इन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये हमें करना है। सो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, ये कितनी लेंथ आ गई, ये अगर ये यहाँ से थीटा ऊपर मूव किया है, सो द लेंथ विल बी, if this move by theta, so this length will be r theta, so ये length यहाँ पे extend r theta ही होगी, so this is r theta only, okay, so this r theta is there, now ये कितना potential energy इसका decrease किया है और उतना ही इसका potential energy increase करेगा plus kinetic energy increase करेगा, that is what we are going to equate, decrease in potential energy is m1 g into r theta, ठीक है, दिस इज लेंथ m1 g इंटू एच, इतना ड्रॉप किया, अब इसका क्या, पहले इसका पोटेंशियल एनर्जी इसका इंक्रीज कितना हुआ, m2 g इंटू ये वाली हाइट कितनी है, r ये है, तो दिस इज r साइन थीटा, दिस हाइट इज r साइन थीटा, ठीक है, दिस हाइट इज r साइन, तो m2 g r साइन थीटा प्लस इसकी वेलोसिटी दोनों की m1 v स्क्वायर m2 v स्क्वायर, और ये दोनों कॉमन होंगे बिकॉज माई
वी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, सो वी विल बी कांस्टेंट. ओके, सो यहाँ से मेरा वी और थीटा के बीच में रिलेशनशिप आ गया. ठीक है, वी और थीटा के बीच में माई रिलेशनशिप हैज कम, राइट. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हेयर, वी और थीटा के बीच में रिलेशनशिप. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग इज के, एक पुली मास सिस्टम है विच इज कनेक्टेड विद अ स्प्रिंग. The pulley is fixed, so initially the block M is held such that the elongation in the spring is 0. ठीक है, so it will stretch the spring at some position, so equilibrium position पे आ जाएगा. Then we have to find out the maximum elongation in the spring and the maximum speed of the block M. ठीक है, maximum elongation कब होगा इसका, when इसकी जो potential, when the decrease in potential energy is equal to increase in its potential energy of the spring. So that is where we got the maximum elongation. ठीक है, और maximum speed कब होगा, when I am at the equilibrium position, because यहाँ पे क्या होगा, equilibrium position के अराउंड पे जैसे ये नीचे आएगा, ये suppose this is my equilibrium position, ये यहाँ से ड्रॉप करके पहले it will come down, so नीचे आके it will go up. ठीक है, दिस इज माई इक्विलिब्रियम पोजीशन. इस पोजीशन पे जाके पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, मतलब स्प्रिंग एनर्जी इंक्रीज करेगी, बट इस पोजीशन पे जाके इस एट दिस पोजीशन माई काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो. काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, बट ये वापस जब आएगा, जब फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल गेट इंक्रीज. तो दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट कि एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन ओनली its kinetic energy will be maximum, because at that point equilibrium position my potential energy is minimum. At that point my potential energy will be minimum, so that's why kinetic energy will be maximum. That is what we have to find out. ये नीचे आएगा, इसमें स्प्रिंग एनर्जी बढ़ेगी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी. ठीक है, सो इसका डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसका इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे वी कैन से मैक्सिमम एलोंगेशन हो गया. ठीक है, विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन. ठीक है, सो विल सी दैट. सो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, सपोज ये एक्स गिरा और इसमें कितना गेन हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, हाफ के एक्स स्क्वायर. सो हेयर वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स 2mg by k. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द when the spring reach its natural length. So okay, so when it's got stretched then it will come back. So जब ये stretch हो जाएगा यहाँ पे, when the mass got stretched then it will go back to its natural position. Then because of some speed it will go again up, it will compress, then it will come back. So at its natural position it will be not the equilibrium position. At its natural position it will be having the मैक्सिमम स्पीड. ठीक है, एट दैट पॉइंट ओनली, जब ये स्प्रिंग जो है अपनी नेचुरल लेंथ पे होगा ना, जब ये स्ट्रेच्ड होगा ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी इसमें होगी. ठीक है, जब ये नेचुरल लेंथ पे पहुंचेगा तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस करेगी, दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक. दैट इज व्हाट वी हैव टू डू. सो स्प्रिंग एनर्जी जो भी इसमें गेन इन स्प्रिंग एनर्जी थी बिकॉज ऑफ दिस एक्स, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक ऊपर जाएगा एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू विल हैपन एट द नेचुरल लेंथ, जब इसकी नेचुरल लेंथ रीच करेगा. ठीक है, सो कितना एक्सटेंड हुआ था इसका, 1/2 हाफ के एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट इज इक्वल टू पोटेंशियल. सो मैक्सिमम इसमें गेन कितना हुआ था जब ये एक्स एक्सटेंड कर गया था, दिस इज माई एक्स एक्सटेंशन, ये एक्स नीचे गिरा होगा. सो नेचुरली मीन्स ये एक्स वापस आ गया होगा, ये एक्स ऊपर चढ़ गया होगा, दैट मीन्स इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी mgx एट द एक्सपेंस ऑफ माई स्प्रिंग इन पोटेंशियल एनर्जी पूरा खत्म होगा. इट इज़ गोइंग टू बी 1/kx square is equal to mgx into half m v naught square. ठीक है, so that is my so from here we can get the value of v from here. Okay, right. So actually this x will be not the natural length, I think it should be just a second. जब ये मैं stretch करूँगा at initial level, mg should be equal to kx naught. तो x naught यहाँ से आएगा mg by k. ठीक है, that is my equilibrium position. mg by k is my equilibrium position. mg by k is my equilibrium position. So at the equilibrium position only it will get the maximum kinetic energy or the maximum speed. So this x naught, यहाँ से x naught की वैल्यू आएगी this mg by k. So mg
इज इक्वल टू के एक्स नॉट, दैट इज़ माई इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, जब ये यहाँ पे होगा तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच होकर नीचे आ गया होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन ये होगी, बट ये यहाँ पे रुकेगा नहीं बिकॉज इट गेन सम काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी आ जाएगी तो ये और नीचे जाता जाएगा। जब बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी तब ये जाके रुकेगा। ठीक है, दैट पॉइंट दैट इज़ माई के एक्स मैक्स, ये एक्स मैक्स होगा। बट जो ये मेरा होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, एट दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन आई गेट माई maximum value of my sorry, at equilibrium position I'll get my maximum value of kinetic energy, और maximum value of kinetic energy means maximum velocity at the my equilibrium position पे ही होगी। ठीक है, ये equilibrium position के ऊपर ही ऊपर नीचे मूव करेगा। सो यहाँ पे जो x नॉट आएगा ये equilibrium position पे, और दिस x नॉट इज k x नॉट इज इक्वल टू mg होगा, और यहाँ से x नॉट की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x नॉट, फ्रॉम देयर यू गेट द वैल्यू ऑफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। यहाँ से v की वैल्यू आ गई, पुट द वैल्यू बैक, you get the value of maximum speed। ठीक है, okay, so we'll move on to our next topic, which is mechanical power। we'll study now mechanical power। okay, mechanical power, we have already spent 55 minutes, so let's see। okay, we'll try to cover it। सो अभी तक हम लोगों ने देखा, वी वर स्टडिंग वर्क, हमने एनर्जी देखा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी पावर। पावर मीन्स कि हाउ फास्ट द एनर्जी गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, कितना फास्ट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। सो नाउ वर्क भी आ गया मेरे पास, टाइम भी आ गया। नाउ आई हैव बोथ द थिंग्स, कि कितना फास्ट एनर्जी ट्रांसफर यू कैन से, और कितना फास्ट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सो यू कैन से कि जो भी वी हैव नाउ द टाइम फैक्टर्स ऑल्सो बीन इन्वॉल्व हेयर। सो ठीक है, वर्क डन, but in how much time this work is done। ठीक है, how fast you are doing the work। suppose if you are climbing up the stairs, so and two way you are climbing up, one you are climbing up in 1 hour from 1 to 2, another one you are climbing in 2 hours, so we can say same work is done mgh यहाँ से height में, but this is doing faster way, so we can say this is having more mechanical power। so a से b में this is having more mechanical power than b। ठीक है, so two terms we are going to define here, average power and the instantaneous। when the time has come over, so time is कि at that particular time you need to find out, or at the stretch of time you need to find out। ठीक है, अगर आपको पूरे t0 से लेकर t तक फाइंड आउट करना है, दैट इज व्हाट वी कॉल अ स्ट्रेच ऑफ टाइम। तो इसमें पूरे इंटरवल में निकालना है, सो विल फाइंड आउट द एवरेज पावर। और आपको किसी इंस्टेंट पे निकालना है, सो इस इंस्टेंट पे कितना मेरी पावर है इस इंस्टेंट पे, दैट इज कॉल्ड अ इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, किसी पॉइंट पे अगर मेरे को निकालनी है पावर। ठीक है, सो एवरेज पावर इज द एवरेज रेट एट विच द वर्क इज डन। इट इज डिफाइंड एज टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम। टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम इज माई एवरेज पावर। ठीक है, वर्क यू कैन बी आस्क्ड कि वर्क यहाँ पे आपको इट कैन बी गिवन कि in terms of change in kinetic energy delta Ke, work can be given like this, change in kinetic energy। so आपको पहले ही बोला जाएगा it is moving with some velocity, and तो वर्क को डिफरेंट तरीके से आपसे it will not be given directly to you कि इतना वर्क हुआ। वर्क को आपको दिया जाएगा तो there's a change in kinetic energy, पहले वो 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, then it move with 10 मीटर पर सेकेंड। so change in kinetic energy is nothing but my work done only। work needs to be done on to that, then only the kinetic energy got changed। so work cannot in some cases work will not be given to directly to you, you have to find out the work through those indirect sources, then put the value and then we'll get it। second is my instantaneous power is the rate of doing work at right now moment, उस point पे कितना rate of work हो रहा है। that means how we have done it instantaneous में हम लोग कैसे करते थे, पूरे इंटरवल को, यहाँ पे पूरा इंटरवल है, that here t will limit it tends to 0, will limit t tends to 0। ठीक है, t को tends to 0 करते थे, जब मैं इसको t को tends to 0 करूँगा, that point it was going to give me the instantaneous power। so P is my delta W by delta T, small change in if we do a small change in time, say how much small change in work is there। so if we put as delta T, I've got dW by dt, W को मैंने लिख दिया f dot ds। ठीक है, work done is f dot ds and ds by dt is nothing but velocity। so now I've got my power as force into force dot velocity dot product of with velocity, and this is again the instantaneous। at that instant what is my velocity, that is going to give me the instantaneous power। ठीक है, so why the instantaneous power has been used, because it is going to give you the picture by picture
सीन पिक्चर बाय पिक्चर टाइम ऑफ पिक्चर बाय पिक्चर सीन ऑफ एवरी टाइम, ठीक है, पूरे टाइम इंटरवल का नहीं दे रहा, मैं हर टाइम इंटरवल पर देख रहा हूँ कितना हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ओवरऑल तो इट इज़ शोइंग मी सम, सो फॉर इंस्टेंस विद दिस एग्जांपल विल सी ओवरऑल इट इज सेइंग 10 बैग डिलीवर हुए 2 आवर में, ठीक है। सो कितना हो गया इसका एवरेज पावर, 10 बैग इसने डिलीवर किया 2 आवर में, 5 बैग पर आवर डिलीवर कर रहा है। बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसने बोला कि 5 बैग डिलीवर 2 आवर में, पहले 1 घंटा 5 बैग कर दिया और दूसरा 1 घंटा 5 बैग कर दिया। अगर मैं इंस्टेंटेनियस में जाके देखूँ तो इसने 15 मिनट में पहले 5 बैग डिलीवर किए, ठीक है, दैट इज शोइंग द इंस्टेंटेनियस थिंग। उसके बाद मैं देख रहा हूँ 45 मिनट में, नेक्स्ट 45 मिनट 0 बैग डिलीवर, और लास्ट 60 मिनट में अगेन 5 बैग। सो हेयर ऑल्सो इफ यू सी rate of average rate is same but instantaneous rate is changing. So that's why instantaneous rate is to zoom into your time interval and to analyze each and every instant कि उस instant पे कितनी power थी, at an every instant you are analyzing. So that is the help of, that is the advantage of study the quantity, physical quantity in terms of the instantaneous value, ठीक है। That is we have seen it in velocity, acceleration, there also we have seen it. So here the same concept is there. So it is instantaneous power is nothing but my force dot v. So ठीक है, so power is, we have seen, inversely proportional to our time period. If we see power is dw by dt, here we have seen power is dw by dt, rate of change of power, rate of change of work done in what time, ठीक है। So here if you see, if you draw the graph of if there is a graph between work done and time, if you do a slope, the slope will give you the rate of change of power, rate of change of work done. And अगर आपका पावर और if you have a curve between power and the time, then the area under the power and the time curve will give you the work done, ठीक है। अगर मेरा पावर और टाइम पीरियड के बीच में ग्राफ है तो एरिया अंडर द कर्व विल गिव यू द वर्क डन, राइट। Now there are 2 units which is used in mechanical power. One is horsepower. एक horsepower it is 746 watt, and this has been used in electrical units. 1 kilowatt hour, which is, it is nothing but 1000 watt into per hour में कितने 60 into 60, ठीक है, minutes seconds, ठीक है। So this is what the 3.6 into 10 to the power 6 is my per kilowatt hour joule, and 1 horsepower is my 760 watt. These are the conversion units. If it's required for you, you can use them. Okay, so next we'll see the questions on this. So आपको majorly इसमें क्या होगा, you will not be given power पूछी जाएगी, you will not be given work directly, you will be asked to find out the work from different situations. You will have to find out the work, then only you can put, or you have not been given the this velocity directly, you have to find out the velocity after applying the work energy theorem, or after applying the conservation of mechanical energy, then you can reach this velocity, and from there you will apply it into the power. We'll see some questions on the basis of this. तो पहला क्वेश्चन है हमारे को दे रखा, प्रोजेक्टाइल दे रखी है, इफ इट्स थ्रोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, वी हैव बीन आस्क्ड द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड द एवरेज पावर ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। एवरेज पावर के लिए पूरा यहाँ से यहाँ तक का, और इंस्टेंटेनियस के लिए एट सर्टेन इंस्टेंट। सो सर्टेन इंस्टेंट मीन्स आई नीड टू फाइंड आउट द वेलोसिटी एट सर्टेन इंस्टेंट, ठीक है, एंड आई मल्टीप्लाई इट विद द फोर्स ऑन दिस, ठीक है। सो इंस्टेंटेनियस पावर इज एफ डॉट डी वी, फोर्स कितना है मेरा एम इंटू जी, अगर ये मैं नेगेटिव ले रहा हूँ माइनस जी इंटू जे, ठीक है, इस डायरेक्शन में मेरा फोर्स आ गया। इसका डॉट प्रोडक्ट विद माई वेलोसिटी का, वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट कॉस थीटा नॉट आई, दैट इज माई इनिशियल वेलोसिटी, एंड माई वी वाई वेलोसिटी इज चेंजिंग विद v naught minus gt, ठीक है, that is my vy velocity, that is how it is changing. So this is my instantaneous velocity at certain point of time. When I multiply it with this, so this is only thing will come, this will get 0, so instantaneous power is this only, because this is my instantaneous power. Okay, this is my instantaneous power. Now I have to find out the, we have to find out the power, एवरेज पावर के लिए क्या है मेरा, बिकॉज माई पावर इज़ वेरिंग विद टाइम, दिस इज माई पावर, इट इज़ वेरिंग विद टाइम, सो वी कैन नॉट अप्लाई simple total work done. Power is average power is total work done by our time, we cannot apply that. So what we'll do integration करने के लिए we'll take a small time के इस point पे, इस पूरे time पे, at this point the power is this one at this time. So now what we do, we do a हमारा क्या था, work done क्या होता है, work done
is nothing but integration of power into t. So power into dt, power into dt, that is my work done is my integration of power into dt. टाइम पीरियड 0 से कंप्लीट टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड जितना लग रहा है उसमें. सो एट एनी इंस्टेंट माई power is this. So if I integrate or if I do a area under the curve of p into t, I'll get my work done, and thus that work done I'm going to put it here, and that's divided by total time period. I'll get the instantaneous, I get the average power. So pi की वैल्यू मेरे को दे रखी है इधर, सॉरी this value is my pi. ठीक है. If I do the integration of this pi, if I do the integration of this, so this will take, if I'll do the integration of this into dt divided by overall time, I'll get the value of my average power. Okay. सेम वे अगर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि एक ब्लॉक है, इफ इट्स एक्सटर्नल फोर्स, वी हैव टू फाइंड आउट द पावर बाय एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है. सो पावर बाय एक्सटर्नल फोर्स इज एफ इंटू वी. V means के velocity is changing at each and every instance because force is there. It will generate some velocity acceleration, जिसकी वजह से velocity will keep on changing, and again there is a opposing force friction which is opposing it. So the velocity is not constant, so we have to find it at certain instant only. So we have to find out the instantaneous power. So instantaneous power is what? F into F dot V. V को मैं कैसे लिख सकता हूँ? A dot dt. Now acceleration को कैसे लिखूँगा? Acceleration is in this direction, F minus mu n जो फ्रिक्शन हो गया डिवाइड बाय एम इंटू डी टी. ठीक है. दैट इज़ हाउ आई कैन राइट डाउन द एक्सेलेरेशन. सो यहाँ पे मेरे को एफ, सो विद दिस आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ माई एफ इज़ गिवन टू मी, एफ कैपिटल एफ इज़ गिवन टू मी, एम इज़ गिवन, सो आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ माई दिस पावर डिलीवर्ड by this force F. Okay. I just change the value of A here like this, के नेट न्यूटन्स लॉ लगा दिया, F माइनस F इज इक्वल टू एम ए. ठीक है. एक्सेलेरेशन यहाँ से मेरी आ गई. एक्सेलेरेशन आई जस्ट पुट इट हेयर बिकॉज आई नीड द वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, सो आई नीड द एक्सेलेरेशन एट दैट इंस्टेंट. सो किसी भी इंस्टेंट पे एक्सेलेरेशन निकालने के लिए आई विल अप्लाई द न्यूटन सेकेंड लॉ. So at certain instant, this is my acceleration. With this acceleration, I integrate that, I got the velocity, and that velocity will help me in getting the power. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्मॉल बॉडी इज लोकेटेड, स्मॉल बॉडी m is located on a horizontal plane at point O. ठीक है. The body acquires a velocity v naught. Okay. Find the mean power developed by the friction force during the whole motion if the friction coefficient is this. So इसमें क्या है, इसके पास ऑलरेडी वेलोसिटी है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इसके रिटार्डेशन लगेगा, और कोई नहीं है ना, रिटार्डेशन लगेगा, इट विल गेट स्टॉप एट सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम. सो हमें वो टाइम निकालना है कब स्टॉप होगा, और वो मेरा टोटल टाइम हो जाएगा. ठीक है. टोटल टाइम. अब मेरे को इस पूरे टाइम पीरियड में वर्क डन निकालना है. वर्क डन यहाँ पे टू फाइंड आउट द पावर, मीन पावर डेवलप्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स. सो अब मेरे को इस पूरे टाइम पीरियड में वर्क डन निकालना है बाय द फ्रिक्शन. इफ आई फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा मेरा, विल see what is the work done by friction, and we have to find out the work done by friction. We can find out in this way also, this f dot v. So this will give me the instantaneous power. Instantaneous power ko, if I take this instantaneous power and if we integrate it, we will get the total work done. So we have to find out the, फर्स्ट विल फाइंड आउट द टाइम पीरियड के कब जाके स्टॉप होगा. ये स्टॉप कब होगा, जब पहले तो इस पर रिटार्डेशन कितने आ रहा होगा, म्यू इंटू जी का रिटार्डेशन आ रहा होगा. ठीक है. म्यू जी रिटार्डेशन आ रहा होगा बिकॉज वी इक्वेट दिस, म्यू एम जी फोर्स हो गई, दैट इज इक्वल टू माई एक्सेलेरेशन. सो माई एक्सेलेरेशन दिस सेक्शन, तो रिटार्डेशन आ गया मेरा म्यू इंटू जी. सो इफ आई अप्लाई दिस इक्वेशन, ये स्टॉप कब होगा, इज फाइनल वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस म्यू जी टी. यहाँ से मेरा टाइम पीरियड आ गया वी नॉट डिवाइड बाई म्यू जी टी, दैट इज़ माई टाइम पीरियड. ठीक है. यहाँ से मेरा टाइम पीरियड आ गया वी नॉट बाई म्यू जी टी. अब यही टाइम पीरियड, अब मेरे को क्या करना है, आई हैव टू फाइंड आउट द एवरेज पावर. एवरेज पावर इज, दिस इज माई फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर, ये टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टाइम. टोटल टाइम मेरे पास आ गया, दिस इज माई टोटल टाइम. आई हैव टू इंटीग्रेट दिस टू दिस ओनली, दिस टोटल टाइम. नाउ टोटल पावर डिलीवर मैंने निकाली. फोर्स कितनी है मेरी, फोर्स इंटू इसकी वेलोसिटी एट सर्टेन इंस्टेंट. ठीक है. वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम, वेलोसिटी एट सर्टेन इंस्टेंट बाय वी नॉट माइनस, because it is retarding na, so velocity at certain instant is v naught minus mu g into t. ठीक है. at certain time period this is because my acceleration is this, so at certain time period this is my velocity. ठीक है. काइनेमेटिक्स की सेकंड क्वेश्चन लगाई, यहाँ से मेरी at certain instant velocity आ गई, इससे मेरी यहाँ से
आई गॉट द इंस्टेंटेनियस पावर. फोर्स मेरी कितनी है, म्यू एम जी इंटू इंस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज अ फंक्शन ऑफ टी. ठीक है, आई जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, म्यू एम जी वी नॉट माइनस वी टी डी टी. सो इससे इंटीग्रेट करूँगा फ्रॉम जीरो टू दिस टाइम पीरियड. आई गॉट द वैल्यू ऑफ टोटल वर्क डन डिवाइड बाई टाइम पीरियड, इससे डिवाइड करूँगा, गॉट द वैल्यू ऑफ टोटल एवरेज पावर जनरेटेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, दिस फ्रिक्शनल फोर्स, एवरेज पावर जनरेटेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, राइट. नेक्स्ट विल सी. सो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरे को कि वी हैव टू फाइंड आउट द पावर सप्लाइड बाय द इंजन. ठीक है, यहाँ पे क्या है, इनिशियली दिस कार इज एट जीरो वेलोसिटी and it is started accelerating with a, we have to find out the power supplied by the engine. So it's moving with some a acceleration. ठीक है, so power we have given, okay, power supply हमें दे रखी है, we have to find out x और v निकालना है in terms of इसका. okay, हमें पावर सप्लाई दे रखे है इस कार की, इट इज सप्लाइंग द पावर ऑफ p. ठीक है, अब मेरे को निकालना है इसमें x और v एज अ फंक्शन ऑफ t. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एंड इट्स वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टी निकालना मेरे को. ठीक है, सो व्हाट विल डू, मेरे को पावर डिफाइन है, पावर इज नथिंग बट मैं एफ इंटू वी. यहाँ से मैं क्या करूँगा, एम इंटू ए को मैं डी वी बाई डी टी लिख दूंगा पहले, और उस केस में डी वी बाई डी टी. सो विल डू दैट. सो एफ इंटू वी ये हो गई मेरी पावर. यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया एम इंटू ए को मैंने लिख दिया डी वी बाई डी टी इंटू वी, इसको इधर ले गया, एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ वी एज दिस वी स्क्वायर बाई टू और पी बाई एम इंटू टी. यहाँ पे मेरे को दे रखा है टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, माई वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो. सो यहाँ पे मैंने टी इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी जीरो डाली, आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ सी. ठीक है, सी एट इसमें टी इज इक्वल टू जीरो, वी इज इक्वल टू जीरो, सी कम्स आउट टू बी जीरो. सो आई हैव गॉट द, दिस इज माई इक्वेशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू टी. ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग इज मेरे पास यहाँ से आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ वी की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स पी टी बाई एम. दिस इज माई वैल्यू ऑफ वी. अब वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एक्स बाई डी टी भी लिख सकता हूँ मैं वी को. देन अगेन आई डू दैट इंटीग्रेशन अगेन. सो वी इज माई डी एक्स बाई डी टी, दिस इज माई 2 पी टी बाई एम raised to power 1 by 2. Now I take the dt here and I integrate it again and I get the value of x as a function of t. ठीक है, from here you will get your answer, x as a function of t and v as a function of t, right? So that is there. So next देखते हैं हम कि पावर ऑफ कितना पावर से वी हैव टू सप्लाई एक्सटर्नल पावर के वाटर जो है पंप के अंदर, it will so you have seen na ke water is there underground, so you have to lift this water up to certain height from here. So that height we have to find out and it has to spray the water, so we have to find out the velocity here. So ये पंप का मेरे को पावर निकालना है कि कितने पावर से आई हैव टू लिफ्ट दिस वाटर. फर्स्ट पहले तो लिफ्ट करना है मेरे को इस हाइट टच तक. ठीक है, फर्स्ट आई हैव टू लिफ्ट इट अप टू हाइट टच, देन आई हैव टू स्प्रे इट विद सम वेलोसिटी. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. सो नाउ we'll apply that के कितना वर्क डन कर रहा है. सो वर्क डन मीन्स द पंप इज डूइंग द वर्क इन लिफ्टिंग द वाटर फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड डूइंग द spraying it with some velocity. So now the problem is के the water is constant for each and every place, the height is changing means each and every place my potential energy is changing. So suppose this much water is there at this side, this much water is there at this side, so every place the water is not like concentrated at one place, so it is spread over. So at each and every place the height is changing. Because of that I cannot take out the overall potential energy. We'll consider small dm को रेस करने में, इसको स्मॉल डी एम को रेस करने में और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करने में इसको कितनी पावर लगती है, वो टी डब्ल्यू पावर लगेगी, फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे. सो दैट इज गोइंग टू गिव मी द ओवरऑल पावर. ठीक है, सो नाउ we'll take small dv, small work done जो किया इसने, that small work done, external work done, that is going to increase its potential energy and increase its kinetic energy. So small work done by my pump. ठीक है, that is my, हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था ना, work done is work done by all the forces. So work energy थ्योरम लगा लेते हैं, work done by all forces is equal to काइनेटिक एनर्जी फाइनल. ठीक है, यहाँ पे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में आ जाएगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा यू आ जाएगा. ठीक है, और इधर आ जाएगा प्लस डेल्टा यू माइनस डेल्टा यू प्लस डेल्टा काइनेटिक एनर्जी आ गई. ठीक है, ये इज इक्वल टू में आएगा, इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे ये आ गया प्लस सम एक्सटर्नल वर्क एक्सटर्नल. सो यहाँ से मेरा जो फॉर्मूला आ जाएगा वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू.
ठीक है। सो वर्क एक्सटर्नल मेरा कितना है, ये मैंने जो एक्स्ट्रा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किया टू लिफ्ट द डीएम वेट, सो डीएम वेट को लिफ्ट कराने में कितना पोटेंशियल एनर्जी, कितना मेरा वर्क डन यूज़ हुआ, एंड दैट सेम वर्क डन कितना मेरा को उसको एनर्जी, कितना उसको मोशन एनर्जी देने में लगा। सो वी जस्ट अप्लाई दैट। डी डब्ल्यू कितना हो गया मेरा, डी एम स्मॉल मास को जी इंटू एच हाइट तक ले जाना, और उसको वेलोसिटीज़ कितनी है वी स्क्वायर, सो डी एम इंटू वी स्क्वायर। यहाँ पे एच इज डिवाइडेड बाई टी, सो डी डब्ल्यू बाई डी टी इज़ नथिंग बट माई पावर, डी एम बाई डी टी इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, कितने फ्लो से आ रहा है मेरा वाटर। डीएम को इट्स बिन गिवन टू यू, अगर डीएम को आपको दिया हुआ है तो मास कैन बी, अगर वॉल्यूम में दे रखा है सो यू कैन चेंज मास ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम, and from there also the relationship can be built up, but here if the small amount of mass दे रखा है so that will be gh plus v square। ठीक है, if velocity is 0, if just have to lift up, so to the lift up we need the power this much, small amount of m के लिए dm by dt into gh, that is the power we need to raise the water up to the height h। और अगर उसमें velocity भी देनी है हमारे को, then this will be the power dm by dt gh plus v square। so this is the formula, this is the power of the pump, this is the power of pump for lift and spray with velocity v। ठीक है, so that is my formula, right? now we'll see some questions on, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ से पूछा पावर बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की पावर कितनी होगी मेरी, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, पावर इज व्हाट माय फोर्स इनटू वेलोसिटी। नाउ फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की फोर्स ये है, वेलोसिटी है, इसका डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री आ गया, एफ कॉस थीटा 90 इज 0, सो पावर डिलीवर्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है पर्सन इज मूविंग इनिशियली विद 4 मीटर पर सेकेंड, देन अनदर पर्सन इज 5 मीटर पर सेकेंड, बोथ इंक्रीज द स्पीड बाय 1 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। ठीक है, नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द पावर की, ठीक है, किसकी पावर ज़्यादा है, we have to find it out। so I have told you now, so we can see okay, here we have to find out the work done, we have to find out the work done by, इसको यहाँ से 4 से 5 लाने में और 5 से 6 लाने में, दोनों में कितना वर्क डन लगा, जिसका ज़्यादा वर्क डन लगेगा उतनी ही ज़्यादा पावर होगी, बिकॉज दोनों 10 सेकंड में कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का वर्क डन निकालते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय ए इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन कितना आ गया, ए के थ्रू 1/m 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये हो गया 25 माइनस 16 9 आ गया, यहाँ से किया मैंने 36 माइनस 25 11 आ गया, सो दैट मीन्स दिस वर्क डन बाय बी इज मोर देन वर्क डन बाय ए, सो दैट मीन्स पावर बाय बी इज मोर देन पावर बाय ए। ओके, सो ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ठीक है, इसके अंदर एक पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, इसमें मेरे को दे रखा है उसका फोर्स रखी है के स्क्वायर आर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द पावर। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द पावर। अगर इस सर्कल में मूव कर रहा है, इसके ऊपर दो फोर्सेस होंगी, वन इज सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज़ इन दिस डायरेक्शन, वन इज टेंजेंशियल फोर्स विच इज़ इन दिस डायरेक्शन, सो वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, सो पावर क्या होगी एफ डॉट वी। सो एफ डॉट वी की वजह से यहाँ पे मेरा जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो मेरी पावर होगी दैट इज़ 0, बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल force power is 0 because cos theta is equal to 90 degree, cos theta 90 degree है, that's why the power will be 0, but we have to check the tangential component of the force, so जितना भी इसमें tangential component होगा that is going to get the power, we have to check how much is the tangential component in this, to check the tangential component what we have to do, we will first find out the velocity, and if the velocity first we have to do कि with this we have to find out the velocity। ठीक है, इससे velocity निकालते हैं, ये मेरे को सेंट्रीपिटल फोर्स दे रखी है ओवरऑल। ठीक है, दिस इज माय रेडियल सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में फोर्स दे रखी है। ठीक है, ओवरऑल दिस इज माय फोर्स, सो इससे मैं आई विल फाइंड आउट द वेलोसिटी, इफ़ माय वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, इफ़ माय वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम आई कैन, सो जस्ट बाय लुकिंग इनटू दिस डोंट जस्ट गो टू द कंक्लूजन के माय पावर इज़ 0। यहाँ पे मेरे को रेडियल सेंट्रीपिटल फोर्स दे रखी है ऑल दो। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रखी है दिस वन, सो जस्ट से कि सेंट्रीपिटल फोर्स दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल मूव कर रहा है, उसमें बस एक पार्ट दे रखा है सेंट्रीपिटल फोर्स का विद सम टाइम पीरियड के साथ रिलेशन दे रखा है, उसके अंदर हमारे को सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल का नहीं पता अभी हमें, टेंजेंशियल हमें निकालनी है। हम ये नहीं कह सकते कि ओवरऑल फोर्स ओवरऑल पावर उसमें 0 है, वी हैव टू फाइंड आउट द टेंजेंशियल, चेक द टेंजेंशियल, अगर टेंजेंशियल भी अगर 0 है, अगर देयर इज यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, अगर कोई चेंज नहीं आ रहा मेरा वेलोसिटी में, देन आई कैन से कि टेंजेंशियल की वजह से भी देयर इज़ अ
if टेंजेंशियल की वजह से भी बिकॉज इन द टेंजेंशियल ऑल्सो द पावर विल बी ज़ीरो, सो वी हैव टू चेक दैट. सो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे को ये मेरे को सेंटीपिटल, सो दिस इज़ माई सेंटीपिटल फोर्स. सो इसको मैंने क्या लिख दिया, एम वी स्क्वायर बाई आर. ठीक है, रेडियस है एम वी स्क्वायर बाई आर इज दिस. सो यहाँ से मेरा वी गेट द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर. वी स्क्वायर की वैल्यू मेरी आ गई ये, वी की वैल्यू आ गई मेरी दिस. सो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. सो टेंजेंशियल फोर्स इज देयर. ठीक है, so tangential force is there. We cannot say that there is no tangential force because velocity is my changing, it is changing with time. अगर ये मेरा velocity comes out to be some constant आ जाता, so then I can say tangential force नहीं है, so power will be zero in that case, because power is what, force into velocity. Velocity is there but power comes out to be zero. Force comes out to be zero, there is no tangential force. Force क्या थी मेरी, change in velocity, mass into axle, at क्या, change in speed. ठीक है, चेंज इन स्पीड. सो नाउ यहाँ पे चेंज इन स्पीड क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो हेयर वी हैव कंक्लूडेड देयर इज अ चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. वी कैन कंक्लूड दैट देयर इज अ टेंजेंशियल फोर्स ऑल्सो देयर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पावर. ठीक है, सो यहाँ पे मेरा वेलोसिटी आ गई. तो टेंजेंशियल फोर्स कितनी होती है मेरी, एम इन टू ए टी. ए टी क्या होता है मेरा, डी वी स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. ठीक है, आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ, आई जस्ट इसका डी वी बाई डी टी किया, एम इंटू डी वी बाई डी टी किया, एंड वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ एफ टी एस दिस. ठीक है, दिस इज़ माई के आर इंटू डी वी बाई डी टी करेंगे इसका. सो इट इज़ जस्ट दिस वैल्यू विल बी 1. सो वेलोसिटी आ गया. सो के आर बाई रूट एम इंटू एम. ठीक है, दिस इज़ माई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. कितना हो गया, डी वी बाई डी टी करेंगे तो इसका दिस मच इज़ द ओनली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. सो एम ए टी आ गया, मास ही आ गया. यहाँ से मेरी वैल्यू, इसको मैंने, ये मेरा रूट आ गया. सो दिस इज़ माई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रूट एम के आर. पावर कितनी आ गई, अब मेरा रेडियल की वजह से ज़ीरो हो जाएगी. ओनली दिस पावर विल बी देयर, दिस, बिकॉज ये एफ आर डॉट वी कॉस, यहाँ पे मेरा क्या होगा ना, कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, बट एफ टी डॉट वी के बीच में कॉस 0 डिग्री रहेगा. तो यहाँ पे ये वाला तो कंपोनेंट कॉस 90 की वजह से 0 हो जाएगा, बट ये वाला कंपोनेंट आएगा एफ टी इंटू वी. नाउ एफ टी इन वी इन सेम डायरेक्शन, 0 डिग्री है, 0 डिग्री है दोनों के बीच में. तो यहाँ पे एफ टी की वैल्यू मैंने डाली, वी की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के डाली, एंड आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ पावर एस के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी. दिस इज माई पावर. ओके, अगर रेडियल मेरी फोर्स इतनी है, सो दिस इज माई पावर. वी हैव कंक्लूडेड, राइट. ओके, so that's all for today. So that's we'll do a quick analysis what we have done today. So today we have done the mechanical energy. We have studied the mechanical energy in terms of we have studied the mechanical energy as two mechanical energies are there. One is potential energy due to the change in position, and another one is the kinetic energy. It's the motion energy. So दोनों एनर्जी के कॉम्बिनेशन को वी कॉल इट अ मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, सो हमने देखा, फिर वी हैव सीन द वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वेयर वी हैव कंक्लूडेड कि वर्क नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू माई, और वर्क डन बाय अदर फोर्सेस इज इक्वल टू माई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. अगर मेरा सिस्टम आइसोलेटेड है तो वर्क एक्सटर्नल, वर्क अदर जीरो हो जाएगा. नॉन कंजर्वेटिव भी जीरो है, सो आई कैन से माई मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व. सो इसके अंदर क्या होगा, मेरी वन एनर्जी गॉट ट्रांसफर्ड इनटू अनदर एनर्जी. सो देयर इज जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा. ओवरऑल सिस्टम ऑफ द एनर्जी का कांस्टेंट रहेगा हमेशा. ओवरऑल सिस्टम, अगर टोटल एनर्जी मेरी 100 है, दैट विल ऑलवेज बी 100, बट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में इंटरप्ले चलता रहेगा. सो बट उन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड इन द मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन. देन वी हैव सीन द पावर. पावर क्या होती है हमारी, पावर वी हैव सीन कि हाउ फास्ट द वर्क इज़ बीइंग डन. ठीक है, कितना फास्ट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, और वी कैन से हाउ फास्ट द वर्क इज़ बीइंग डन. जितना फास्ट वर्क डन होगा उतनी ज़्यादा उसकी पावर होगी. ठीक है, so that is what we have studied in this concept, and we have seen some questions. We have seen what is the power required to lift the water and to spray it like a jet. That we have seen the concept of that, we have seen the formula for that. Okay, so that's all for today. We have concluded here, we have concluded the work energy power. So in this work energy power अब हमारा जो रह गया, we are going to study, we are going to see the some advanced question in the next lecture. Next lecture में हम लोग कुछ advanced question करेंगे. उसके बाद फिर वी आर गोइंग टू कवर अप सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन. तो वहाँ पे हमारा कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे, बिकॉज देयर इज़ अ चेंज इन एनर्जी होगा. देयर इज़ अ वील हैव टू अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम. सो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट. हमने अभी तक जो सर्कुलर मोशन पढ़ा था, काइनेमेटिक्स देख लिया था, डायनेमिक्स पढ़ लिया था, बट वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोगों ने
पढ़ा है, बट वी हैव स्टडीड थ्रू द फोर्सेस, बट अब सर्कुलर मोशन हम लोग थोड़ा एनर्जी के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे, ठीक है, सर्कुलर मोशन एनर्जी के पर्सपेक्टिव से भी. सो आई होप इन अनदर मैक्सिमम 3 लेक्चर विल रैप इट अप. 3 लेक्चर में हमारा वर्क एनर्जी पावर भी हो जाएगा. Then we will wrap up our mechanics 1, and then we will transfer ourselves to, we'll switch our course to class 12th syllabus, which is lecture number 1. We'll start with the electrostatics पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है. So all right for today, I'll meet you up in the next lecture. So thank you.